जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। तो साथ ही में आपको 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके बिहार पुलिस, जीडी कांस्टेबल सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और 10 क्लास के बच्चों के लिए तो समझिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों यही सारे प्रश्नों आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपको परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि समास जो चैप्टर है। अब सवाल आता है कि परीक्षा में समास किसे कहते हैं, तो आपको जो इसका आंसर याद रखना है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर एक नया शब्द बनता है, स्वतंत्र पद बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया शब्द बनता है, समस्त पद अथवा उस क्रिया को भी हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब सवाल आ जाता है कि समास के कितने प्रकार हैं, भेद हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी सवाल आते हैं। तो चलिए आपको याद रखना है सबसे पहले कि यहाँ पर समास के जो होते हैं 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला जो यहाँ पर शब्द दे दिया गया है, अव्ययी भाव समास। अब सवाल आता है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान से याद रखना है। अगर नहीं तो फिर इसका शॉर्ट स्क्रीन करके वीडियो को कॉपी में लिख लीजिए। चलिए, कहता है जिस समाज का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। कोई शब्द जो है पहला समास का पहला शब्द जो अव्यय हो उसका हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो, पहला जो शब्द होता है, पहला पद होता है, ये क्या कहता है, मेन होना चाहिए, पूर्व प्रधान होना है। तो इसके आरंभ में अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययी भाव कहते हैं। पूर्व पद में अव्यय होने के समस्त पद भी अव्यय हो जाते हैं। जब शुरू में पूर्व पद में अव्यय होते हैं तो ये समस्त पद भी इसका अव्यय हो जाते हैं। मेन रूप से आपको यहाँ तक याद रखना है, जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। इतना आप लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। कहता है यहाँ पर दूसरा जो है हमारा है तत्पुरुष समास। अब सवाल आता है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। कहता है समास में उत्तर पर पद जो होता है प्रधान हो, समास करने पर पहली विभक्ति का विलोप हो जात उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कारक तथा अन्य आधारों पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। कारक और अन्य आधारों पर अब जो निम्नलिखित भेद होते हैं तो कौन से होते हैं, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष दिया गया है। अब इसका जो होता है कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है जिसके पूर्व पक्ष में कर्म कारक विभक्ति का लोप होता है। लोप होने का मतलब है कि शब्द गायब हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर कर्म के बाद यहाँ पर करण दिया गया है। करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो इस स्थिति में हम लोग करण तत्पुरुष समास कहेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। अब कहता है समास के पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ
संप्रदान तत्पुरुष होता है। अगला देखते हैं आपादान, यानी जो कारक जो हम लोग पढ़ते हैं, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, ये सभी यहाँ पर दिया गया है। तो आपादान तत्पुरुष कहते हैं, कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है तो आपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास दिया गया है। कहता है कारक विभक्ति का लोप हो, सभी में संबंध कारक विभक्ति का हो, यहाँ पर दिया गया आपादान कारक विभक्ति का लोप हो, तो इस स्थिति में संबंध तत्पुरुष होता है। अब अधिकरण है, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो, सीधे आपको इसमें जो कारक पूछे उसी का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा अब पॉइंट है कर्मधारय समास। तीसरा जो समास हमारा है कर्मधारय समास, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से आपको प्रश्नों में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से देखते जाना है। कहता है जिस तत्पुरुष में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा उपमान या विशेष हो, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण से देखेंगे सारे सवाल आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगला जो है द्विगु समास, कहता है जिसके पूर्व में संख्यावाचक शब्द होता है, यानी कोई जो शब्द है उसमें संख्या का बोध होता है, तो समझिए कि वे द्विगुवाचक संज्ञा समास हो जाएगा। यहाँ पर द्विगु से दो आप लोग याद रख सकते हैं, दो जो हमारा संख्या वाचक से सूचित होता है, तो इस तरह से 2, 3, 5 ये क्या है संख्या वाचक है। तो इससे आपको प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। जिस पद में संख्या वाचक आ जाए उसे हम, है ना, द्विगु समास कहेंगे। अगला देख लेते हैं द्वंद्व, इसको और समझिए, आसानी भाषा में याद हो जाएगा। ये दो आप रखिएगा याद, तो 3 2 अपने आप ऑप्शन छांट जाएगा, कट जाएगा। चलिए सवाल यहाँ पर है द्वंद्व समास किसे कहते हैं। देखिए आप कहता है अर्थ की दृष्टि से दोनों पद समान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। दोनों पद जैसे दिन और रात यहाँ पर ले सकते हैं। कहता है दो शब्दों के मेल होता है तो दिन और रात हो गया, तो इस तरह से लोटा और डोरी हो गया। समान शब्द होने पर दोनों शब्दों के मिलने वाले और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं दिन और रात, तो यहाँ पर कहता है और शब्द जो हम लोग पढ़ रहे हैं वे लोप हो गया, यानी खत्म हो गया। तो ऐसे उच्चारण जो शब्द आते हैं, जैसे आप लोटा और डोरी, तो और शब्द उसमें लुप्त हो गया। एक और शब्द आपको याद रखना है, योजक चिन्ह जिसमें आ जाए तो इसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं, जिसको हाइफन लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे अर्थ समास और अर्थ, इस तरह से शब्दों को आपको लिखा रहे तो आपको द्वंद्व समास टिक में ओके कर देना है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है छठा, बहुव्रीहि समास। कहता है दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है। दो पद होते हैं और उसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य पद का विशेषण होता है, तो उस स्थिति में हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। दो पद होते हैं प्रधान, लेकिन उनका प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसमें तीसरा शब्द आ जाते हैं, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो दोस्तों ये था समास के 6 प्रकार, जिसको हमने डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। अब इस वीडियो में कवर करेंगे 45 जो महत्वपूर्ण सबसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इसी में से आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं, आपको कितना याद रहा है। डायरेक्ट यही सवाल आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, आज पहला प्रश्न देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल है यथाशक्ति में कह रहा है कौन सा समास यहाँ पर होगा। तो आपको
कमेंट में बताना है कि 45 प्रश्नों में से आपका ईमानदारी पूर्वक कितना सही हो पाया है। चलिए इसका आप आंसर अब बता देते हैं। पहला का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवयवी भाव। यथाशक्ति कौन सा समास है, तो अवयवी भाव याद आपको रखना है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर सवाल है, कहता है देवकन्या, देवकन्या में कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है इसमें तत्पुरुष समास है। चलिए अगला लेते हैं दोस्तों, सवाल नंबर तीसरा कहता है लौह पुरुष, लौह पुरुष में कौन सा सवाल है, तो यहाँ पर आपको बता दिए थे द्विगु नहीं होगा क्योंकि संख्या वाचक होना चाहिए, द्वंद्व नहीं होगा। इसमें क्या होता, द्वंद्व में होता है दोस्तों, द्वंद्व जो समास होता है इसमें और या योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी हट गया। और यहाँ पर जो आपका लौह पुरुष में कर्णधारय हो जाएगा समास। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर सवाल दोस्तों कहता है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा यहाँ पर समास हो जाएगा, तो आपको याद रखना है अष्टाध्यायी यानी द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल दोस्तों, 5 नंबर है आजन्म में कौन सा समास है। यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आजन्म में आपको इसका आंसर क्या ठीक हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, जन्म और मरण। देखिए पहले ही बताए थे कि योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, या और शब्दों का उच्चारण जो हो जाएगा तो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। जन्म, देखिए यहाँ पर लिखा गया जन्म और मरण के बीच में जो योजक चिन्ह है हाइफन चिन्ह, तो इस तरह से आपको याद रखना है, बन जाएगा। चलिए अगला सब देखते हैं, 7 नंबर सवाल दोस्तों कहता है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष का। आप देखिए यहाँ पर चौराहा शब्द लिखा गया, ये क्या हो गया, द्विगु यानी संख्यावाचक हो रहा है, चौराहा 4 से तो द्विगुवाचक हो गया। यहाँ पर एक तरह से छांट सकते हैं इसको, तो यही हमारा तो था, कहता है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो ये संख्या द्विगुवाचक का हो गया चौराहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तत्पुरुष राजपुरुष हो जाएगा, राजपुत्र तत्पुरुष, पवन पुत्र, वनवासी, ये सभी तत्पुरुष समास है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 8 नंबर जो सवाल है कहता है अव्ययी भाव समास में द प्रधान होता है, कौन सा प्रधान होता है, तो 8 का आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए अब 9 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको बताए थे आपको कैसे बनाना है। द्वंद्व कह रहा है, द्वंद्व में योजक चिन्ह और शब्दों का प्रयोग होता है जिसका लोप हो जाता है। तो अब देखिए और यहाँ पर कोई शब्द नहीं है, दशानन है, प्रेम सागर है, यहाँ पर देखिए दिन और रात, यहाँ पर योजक वाला चिन्ह आ गया। तो इस तरह से आपको द्वंद्व समास को याद रखना है, पहचानना है। चलिए अगला देख लेते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, कहता है दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, तो इसको हम लोग कर्मधारय बोलेंगे। तो 10 का आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है, चंद्रमुख हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, कहता है कर्मधारय समास नहीं है, नहीं पूछ दिया, तो आपका इसका 11 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चवन्नमी। ये कर्मधारय समास नहीं है, कमल नयन है, नीलांबर है, इसको याद रखना, यही सवाल आपको पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 12 नंबर सवाल है, कहता है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक
आगे बढ़ोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। इसलिए मेहनत करना ही पड़ेगा और मेहनत कभी बेकार नहीं होता है। चलिए 12 का जो आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, आपका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा दोस्तों। दोनों जब पद प्रधान हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए ये सवाल राजगिरी पूछा जाता है कि कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है 13 का यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला जो देखते हैं, कहता है सेनापति में कौन सा समास है। सेनापति में कौन सा समास है, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, 45 प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। अज्ञान शब्द कहता है कौन सा समास है। अज्ञान शब्द 15 का आपका आंसर यानी होने वाला है ज्ञान से अज्ञात, इसमें नज्ञ समास हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है सीधे। लंबोदर शब्द कौन सा समास है। दोस्तों आपको याद रखना है लंबोदर जो आपका 16 के आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। यानी दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे पद का ग्रहण कर लेता है तो क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। प्रत्येक कौन सा समास है। प्रत्येक यहाँ पर एक शब्द आया है तो इसका 17 का जो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर अव्ययी भाव। ये भी सवाल आपको सीधे पूछ लिया जाता है प्रत्येक। अब देखिए अगला जो हमारा सवाल है भाई बहन, यहाँ देखिए योजक चिन्ह आ गया हाइपन, तो जैसे ही हाइपन आए तो आपको द्वंद्व में टिक कर देना है। संख्यावाचक से शब्द रहे तो द्विगु में टिक देना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं 19 नंबर सवाल। देवालय कौन सा समास है। देवालय में कौन सा समास है, तो 19 का जो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं मुख चंद्र में कौन सा समास है दोस्तों। मुख चंद्र, तो 20 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय हो जाएगा। द्विगु क्योंकि नहीं होगा दोस्तों, इस संख्या में नहीं बोध हो रहा है, द्वंद्व नहीं होगा इसमें, और या योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को काटते जाना है। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है बेमन शब्द कौन सा समास है। बेमन शब्द जो है यहाँ पर आया है तो कौन सा समास हो जाएगा, तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को साथ में लाइक करते जाना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं देह चोर शब्द कौन सा समास है यहाँ पर, तो 22 का जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए और एक और इम्पोर्टेंट है 23 नंबर सवाल चौराहा। देखिए इसमें शब्दों को हमने बताया था कि चौराहा यानी 4 संख्यावाचक आ गया है तो इसका आंसर आपको द्विगु कर लेना है टिक। जितने भी चौराहा हो गया, पंचभुज हो गया, त्रिकोण हो गया, संख्यावाचक से शब्दों का बोध हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं सज्जन कौन सा समास है, तो द्विगु में संख्यावाचक नहीं आ रहा है, द्वंद्व में योजक चिन्ह और शब्दों का नहीं आ रहा है, तो ये हमारा 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। 24 का जो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिए दिनानुदिन कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है ये अव्ययी भाव समास है। अगला देखते हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। चलिए 26 नंबर देखते हैं सवाल दोस्तों, कहता है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, समस्त पद अव्यय हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा सीधे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 नंबर सवाल, बहुत फास्ट रिवीजन कराते हैं दोस्तों। इतना अगर आप क्वेश्चन कोई कराएगा तो आपको 1 घंटा से कम समय नहीं लेगा। चलिए 27 नंबर दोस्तों है
रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो 27 का यहाँ पर आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल है, आपको इसको देखते के साथ बनाना है। त्रिपाद, यहाँ पर देखिए कौन सा समास है? त्रिपाद यानी तीन संख्या वाचक हो गया, संख्या का सूचित हो गया, तो इसको 28 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास हो जाएगा। जैसे ही संख्या का बोध हो द्विगु, और शब्द या योजक चिन्हों का प्रयोग हो तो द्वंद्व आपको बना लेना है। चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर, आप देखिए द्विगु और यहाँ पर द्वंद्व कैंसिल हो गया, दो बच गया। अब 29 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 30 नंबर सवाल दोस्तों कहता है शिव पार्वती में कौन सा समास है? शिव और शब्द यहाँ हो रहा है, तो 30 का आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व और या योजक चिन्हों का प्रयोग हो तो द्वंद्व कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल दोस्तों कहता है शरणागत में कौन सा समास है? शरणागत कौन सा समास है? तो आपको द्वंद्व काट देना है, क्योंकि इसमें और या योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास दोस्तों होता है कि जब दोनों पद प्रधान हो, किसी तीसरे शब्द आ जाता है, तब हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर सवाल कहता है निधरक शब्द कौन सा समाज है? निधरक जो है कौन सा समास है? तो आपका 32 का जो यहाँ पर आंसर होने वाला है ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। अगला देखते हैं शोकग्रस्त शब्द कौन सा समास है? शोकग्रस्त, तो 33 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आपादान यहाँ पर पूछ रहा है तत्पुरुष, तो आपको 34 को आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनीहीन हो जाएगा। अगला सवाल है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, यथार्थ में कौन सा समास है? तो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवयवी भाव समास, याद रखना है। अगला जो हमारा 36 नंबर सवाल है दोस्तों कहता है द्विगु समाज का उदाहरण नहीं है। द्विगु समाज का उदाहरण नहीं है, तो आपको बताए थे द्विगु को पहचानने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आशासित जो है ये नहीं है। त्रिलोक में 3 संख्या का बोध हो रहा है, चौराहा में 4 संख्या का बोध हो रहा है, नवरत्न में 9 का बोध हो रहा है, तो ये सब द्विगु पहचानने का ट्रिक है। चलिए अगला देखते हैं। 37 नंबर सवाल यहाँ पर लिया गया है दोस्तों कहता है राह खर्च कौन सा समास विग्रह है? राह खर्च में कौन सा समास यहाँ पर दिया गया है? तो 37 का जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी राह के खर्च के लिए ये शब्द समास विग्रह का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं कहता है शरणागत में कौन सा समास है? शरणागत में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है 38 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास है। चलिए अगला 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर सवाल कहता है समक्ष शब्द कहता है समास का उदाहरण है। यहाँ पर समक्ष दिया गया है, तो 39 का क्या हो जाएगा? द्विगु नहीं होगा क्योंकि संख्या का बोध नहीं हो रहा है, द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि और या योजक शब्द इसमें नहीं है, तो इसका जो अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर यहाँ पर शब्द दिया गया है दोपहर, तो 40 का जो आंसर होने वाला है यहाँ इसमें दो और पहर, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि संख्या वाचक नहीं है, इसमें बहुव्रीहि
किसी विशेषता को बतलाता है। नग में नकारात्मक शब्दों को लिया जाता है। चलिए 41 नंबर देखते हैं शब्दों को। कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय में दोस्तों क्या होता है, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो चलिए 41 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा। अगला जो हमारा है पुत्र शोक समास विग्रह क्या होगा। पुत्र शोक में इसका समास विग्रह आप किस तरह से करिएगा। तो 42 का आंसर यहाँ पर होने वाला है पुत्र के लिए शोक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं 43 नंबर दोस्तों। प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है, आपको याद रखना है। 43 का यहाँ आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और देखते हैं 44 नंबर दोस्तों। 44 नंबर कहता है गगनचुम्बी शब्द किस तत्पुरुष का समास है। ये भी सवाल आपको बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको रखना है कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 44 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में बताइए कि वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।